अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। शाबान इस वक्त पथराया हुआ महसूस होता था। उसने पथरीले लहजे में कहा, मेरा फैसला इनके बारे में ये है कि अब से थोड़ी देर के बाद इन्हें एक कश्ती में बिठाकर समुंदर में उतार दिया जाए और जिस तरह ये अखनातून तक पहुंची थी उसी तरह उन्हें अखनातून से दूर कर दिया जाए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जिस तरह मैंने लुट गारून और उसके साथियों को माफ कर दिया, इसी तरह मैं मैडम गार्था वर्था को भी अखनातून पर मौत के घाट नहीं उतारना चाहता। उन्हें खाने पीने की कुछ अशिया फराहम कर दी जाएं और उसके बाद उनकी कश्ती को समुंदर में छोड़ दिया जाए। बाद में उनकी तकदीर कि ये जिंदा बचती हैं या मौत के घाट उतर जाती हैं और ऑपरेशन कमांडर का ये ओहदा मुझे देने के बाद मैं अपने इस फैसले में कोई तरमीम बर्दाश्त नहीं करूंगा, शाबान ने कहा और तेज तेज कदमों से वहां से पलटकर वापस चल पड़ा। उसके अल्फाज की बाज गश्त गूंज रही थी और सब अजीब से अंदाज में उसके बारे में सोच रहे थे। शाबान निगाहों से दूर हो गया। फिजा में एक अजीब सी कैफियत तारी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका फैसला इतना सख्त होगा। गार्था के चेहरे पर खून की झलकियां नजर आ रही थीं। कुछ देर तक खामोशी तारी रही और एडगर ने उस खामोशी को तोड़ा। उसने जो फैसला किया है उसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, आप इसी के हदायत के मुताबिक तैयारियां कीजिए, असद शेरादी ने कहा। गार्था ने गर्दन उठाई, आंखें खोली और एक एक का चेहरा देखा और बोली, इसमें कोई शक नहीं कि ओशियन ट्रेजर के लिए काम करते हुए मैं बहुत अरसे से अपने मैवर से अलग हो गई हूँ। मैंने अपने शख्सियत खो दी और गलत फैसलों के खमियाजे इसी तरह भुगतने पड़ते हैं और मैं जिस नुकसान से दो चार हुई हूँ शायद इसका अजाला मुमकिन ना हो सके। ताहम मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सब खामोशी से उसका चेहरा देखने लगे। ओशियन ट्रेजर अखनातून और असद शेरादी की कार्रवाइयों से उलझन का शिकार हो गया है। आप लोगों को यह बात मालूम हो चुकी है कि उसने नामालूम समुद्रों में जहां इंसानी पहुंच नहीं है, जहां जहाजी रास्ते नहीं हैं, अपने इदारे कायम किए हैं और ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के दरमियान देख चुके हैं। यकीनी तौर पर आपका वास्ता मुस्तकबल में ऐसे पॉइंट से पड़ेगा और ओशियन ट्रेजर मुसलसल ये कोशिशें जारी रखेगा कि आप लोगों के रास्ते रोके। वो नहीं चाहता कि समुद्री तहकीकात के सिलसिले में कोई और इस तरह काम करे कि उसका मद्दे मुकाबल हो जाए। मैं अगर जिंदा रह सकती तो आप लोगों को इस सिलसिले में मदद कर सकती थी और मैंने ये आगाज काफी दिन पहले कर दिया था। बेशक इनकी हदायत पर मैं आप लोगों को पॉइंट 77 तक ले आई थी, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि आप लोगों के साथ ज्यादती हुई और जब मैं वहां से फरार हुई और शाबान मिला तो ये शाबान की कोशिश नहीं थी कि आप लोगों को रिहाई दिलाई जा सके, बल्कि इस सिलसिले में असल काम मैंने किया था। अगर आपके यहाँ बेहतरी का यही सिला मिलता है तो जरूर मुझे ये सिला दीजिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी मौत आप लोगों के हक में होगी। मैं जानती हूँ कि मुझे बेयारो मददगार समुंदर में छोड़ दिया जाए तो मैं ज्यादा अरसे जिंदा ना रह सकूंगी, मगर जो मौत मुझे आएगी वो बहुत अजियतनाक होगी और मैं इस अजियतनाक मौत से बचना चाहती हूँ। मैंने दो सूरतें रखी हैं, मुझे माफ करके अपने आप में शामिल कर लीजिए। मैं आपकी बहुत से मरहलों पर मदद करूंगी और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यहीं इसी जहाज पर हलाक कर दिया जाए। मेरे साथ ये ना इंसाफी मुनासिब नहीं होगी। एक और सूरत भी है, वो ये कि अगर किसी तरह मुझे समुंदर से निकलने का मौका मिल गया तो मेरी जिंदगी का बाकी मकसद अखनातून को तबाह करना होगा। आप लोगों को हर तरफ से नुकसान पहुंचाना होगा और शायद मुझ जैसी औरत इसमें कामयाब हो जाए। फैसला आप लोग खुद कर लीजिए। एडगर हंस पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम दुनिया की चालाक तरीन औरत हो। हम लोग अपने तुम्हारे लफ्जों की हकीकतें समझने लगे हैं। शाबान को ऑपरेशन कमांडर बनाया गया है और वो जो फैसला करके गया है हम लोग उससे पूरी तरह मुतफिक हैं। तुम्हारी तकदीर में यही लिखा था। बाकी जहां तक रहा अखनातून को नुकसान पहुंचाने का मसला, तो हम इसके लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। बराह करम गार्था की हिफाजत की जाए उस वक्त तक जब तक कि मैं बाकी कार्रवाइयां मुकम्मल ना कर लूं। एडगर चला गया। एक छोटी सी कश्ती तैयार की गई। उसमें शाबान की हदायत के मुताबिक तमाम जरूरी सामान रखा गया और उसके बाद गार्था को इसमें बिठाकर क्रेन के जरिए नीचे उतार दिया गया। वो खामोश
खामोश थी। उसके बाद उसने एक लफ्ज नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक पथरीली कैफियत तारी थी। शाबान कुछ फासले पर खड़ा ये तमाम कार्रवाई देख रहा था और बिल्कुल बेपरवाह नजर आता था। दूर खड़े हुए असद शरादी ने दर्दाना के कान में कहा, क्या ये अनोखा इंसान नहीं है दर्दाना? बात औकात तो यूं लगता है जैसे हम इसके बिल्कुल ही अजनबी हों, इसे किसी भी तौर पर ना जानते हों। तअज्जुब की बात है, असद शरादी ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया था। अखनातून का नया सफर शुरू हो गया। चौंका तवील अरसे तक वो जिंदगी के मामूलात से कटे रहे थे और परेशानियों का शिकार थे। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं था। अमीर अर्तका हाशमी झींपा झींपा नजर आता था। वैसे इन दिनों वो अपनी बीवियों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत का सलूक कर रहा था। उसकी बीवियां भी खुश नजर आती थी, लेकिन जब भी कभी उन लोगों का सामना होता उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नजर आने लगते। हालांकि उसके बाद किसी ने उसे किसी तरह की बेतअल्लुकी का मुजाहरा नहीं किया था। शाबान गहरी सांसें लेकर समुंदर की जानब देख रहा था। उसकी आंखों में तेज रोशनी की चमक फिर से बेदार हो गई थी। बहुत दूर तक वो निगाहें दौड़ाता रहा और फिर दफतन उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। बहुत दूर निगाहों की हद से भी आगे, जहां दूसरे ना देख सके, शायद मशीनी आंख उस जगह को देख सकती। शाबान को एक रोशनी नजर आई, एक अनोखी रोशनी, धुंधली धुंधली, मदम मदम लहरों में डूबी हुई। वो उस रोशनी को देखता रहा। उसकी ज़हनी कुव्वतें उस रोशनी की जानिब परवाज कर रही थीं और फिर उसने जो कुछ देखा उसे देखकर चौंक पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो तेजी से वापस पलटा और बुर्ज की जानिब जाने लगा। दौड़ता हुआ वो बुर्ज पर पहुंचा। यहाँ एडगर मौजूद नहीं था, बल्कि कुछ और लोग बुर्ज संभाले हुए थे। सुनो, अपने विजन लेंस से देखो, दूर उस सिमत जिधर मैं इशारा करूं। उसने वहां मौजूद लोगों से कहा और वो फौरन ही उसकी बात पर मुस्तैद हो गए। आलात इस्तेमाल किए जाने लगे और थोड़ी देर के बाद वो इस रोशनी को फोकस करने में कामयाब हो गए। जिसके बारे में शाबान ने बताया था वो रोशनी नजर आ रही है, लेकिन ये अंदाजा नहीं होता था कि उसका पसे मंजर क्या है। वो लोग उसका तज्जिया करते रहे, शाबान भी उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने कहा, कैप्टन एडगर से मेरी बात कराओ। कैप्टन एडगर इस वक्त अपने कैबिन में शायद सो रहा था, क्योंकि खासी देर के बाद उससे राब्ता कायम हुआ। हाँ, क्या बात है? खैरियत? कैप्टन, मैं शाबान हूँ। ओह, कहो शाबान, खैरियत? हाँ कैप्टन, आपकी इस वक्त बुर्ज पर मौजूदगी जरूरी है, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद एडगर मुआरलस शाबान के पास पहुंच गया। उधर देखिए वो क्या है? एडगर देखता रहा। काफी देर तक वो तज्जिया करता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, एक जहाज है जो समुंदर पर लंगर अंदाज है। क्या उस जगह खुले समुंदर में किसी जहाज का लंगर अंदाज होना करीने क्यास है? लेकिन वो है, यकीनन किसी मुसीबत का शिकार है। क्या ख्याल है हम उसे देखें? हर्ज भी क्या है? कैप्टन ने कहा। तब शाबान ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। एडगर ने फौरी इंजन रूम को हदायत जारी की और उसके बाद बुर्ज पर से जहाज का रुख कंट्रोल किया जाने लगा। थोड़ी सी देर के बाद जहाज ने अपना रुख तब्दील कर लिया और एक लंबा चक्कर लेने के बाद उस रोशनी की जानब बढ़ने लगा। किसी और को उसके बारे में इत्तला देना मुनासिब नहीं समझा गया, लेकिन एक कैप्टन और नायब कैप्टन की हैसियत से उन लोगों ने वो तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए थे और तमाम लोगों को खसूसी तौर पर मुस्तैद कर दिया गया। हर आदमी अपनी जगह संभाल ली और मुस्तैद हो गया। इस वक्त जब रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो रही थी, वो उस जहाज के करीब पहुंच गए जो अब साफ नजर आ रहा था। किसी शानदार कंपनी का बहुत खूबसूरत जहाज था, लेकिन इस वक्त वो समुंदर पर साकत था। मदम मदम रोशनियां जल रही थी, जहाज के जनरेटर चल रहे थे और उनकी हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। जहाज से तकरीबन उतने फासले पर जहां तक पहुंचना मुमकिन था, पहुंचने के बाद एडगर मुआलिस ने अपने जहाज की रफ्तार सुस्त कर दी और फिर शाबान से मशवरे करने लगा। मेरा ख्याल है हमें यहीं से उसका तज्जिया करना चाहिए और दिन होने का इंतजार भी। शाबान ने इस बात से इत्तफाक किया। बड़ी बड़ी दूरबीनें नसीब कर ली गईं और उसके बाद वो लोग उस जहाज के बारे में मालूमात हासिल करने लगे। जहाज पर मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा नजर आ रहा था। उसके मकीन गालबन आराम कर रहे थे, लेकिन इस तूफानी समुंदर में जहाज का लंगर अंदाज होना वाकई अजीबोगरीब कैफियत का हामिल था। जरूरी है कि अब हम लोग उसकी तरफ एक मिशन भेजें। उसके लिए कुछ और बंदोबस्त भी करना होगा। शाबान ने उससे इत्तफाक किया और कैप्टन तैयारियां करने लगा। जहाज की तरह तोपों के रुख कर दिए गए और उसके बाद एक बड़ा स्टीमर तैयार कर लिया गया, जिसमें शाबान 8 खलासियों के साथ सवार हो गया। जरूरी सामान भी साथ ले लिया गया, जिनमें हथियार वगैरह भी थे। ये खलासी उन हथियारों का इस्तेमाल जानते थे
बाकी ऐसी चीजें भी साथ ले ली गईं जिनसे जहाज पर पहुंचा जा सकता। जहाज स्टीमर पर मौजूद जहाज पर निगाहें जमाए हुए था। थोड़ी देर बाद वो जहाज के करीब पहुंच गए। स्टीमर से खसूसी जराए से ऐसे रस्से फेंके गए जिनके जरिए ऊपर पहुंचा जा सकता था। ये रस्से जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसा लिए गए और उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद माहिरीन ऊपर चढ़ने लगे। शाबान सबसे आगे आगे था। उसके पास बेहतरीन किस्म के 2 पिस्तौल मौजूद थे जिन्हें वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता था। देखते ही देखते वो जहाज के अर्शे पर पहुंच गए। जहाज पर मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा तारी था। कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन जो चीज उन्होंने यहाँ दाखिल होते ही महसूस की वो बदबू थी, इंसानी जिस्म के सड़ने की बदबू। और ये बदबू जहाज पर जगह जगह फैली हुई थी। चांद डूब चुका था, लेकिन उसके बाद वो वक्त शुरू हो गया जब आंखें उस तारीकी में देख लिया करती हैं, यानी मदम मदम कुदरती उजाला। वो जहाज पर फैलता जा रहा था। शाबान की निगाहें दूर दूर तक का जायजा ले रही थी। फिर उसने चंद इंसानों को जमीन पर लंबे लेटे लेटे देखा और तेजी से उनकी जानब बढ़ गया। खलासी वगैरह पिस्तौलें संभाले मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। शाबान उन लोगों के करीब पहुंच गया। फिर उसे अपनी नाक पर हाथ रख लेना पड़ा। ये मर चुके थे जो इधर उधर बिखरे हुए थे और उनकी तादाद 15 या 20 के करीब थी। जहाज को कोई बदतरीन हादसा पेश आया था और उसका लंगर अंदाज होना बेवजह नहीं था। ये महसूस करने के बाद यहाँ बदतरीन तबाही फैली है। शाबान उसके मुख्तलिफ गोशों में घूमता फिरता रहा। कदमों की चाप सन्नाटे में उभर रही थी। खलासी भी उसका साथ दे रहे थे और मुख्तलिफ सिमतों में उन्होंने इंसानी जिस्मों की निशानदही की। शाबान को इंतहाई हैरत थी कि उसने बुर्ज का रुख किया और बुर्ज पर पहुंच गया। बुर्ज के एक मखसूस हिस्से में चंद अफराद मौजूद थे। 2 आदमी आराम कुर्सियों पर दराज थे। उनमें एक गैर मुल्की दराज कामत आदमी था, लेकिन उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखों से नकाहत टपक रही थी, आंखें खुली हुई थी और बज़ाहिर वो जिंदा महसूस होता था। शाबान उसके करीब पहुंच गया और उसने उस शख्स को शाने से झंझोड़ते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम अपने बारे में बताना पसंद करोगे? शाबान एक लम्हे में अंदाजा लगा लिया कि वो जहाज का कैप्टन है। कैप्टन ने बमुश्किल तमाम अपनी आंखों को गर्दश दी और शाबान का चेहरा देखने लगा। फिर उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कुछ कहना चाहा और शाबान ने फौरन खलासियों से कहा, पानी। खलासियों ने फौरन शाबान को पानी पेश किया और शाबान एक कपड़े से उस शख्स के होंठ तर करने लगा। फिर उसने चंद कतरे उस शख्स को पिलाए और वो जुबान बार बार बाहर निकालने लगा। शाबान खलासियों से बोला, पानी की जितनी बोतलें हैं वो सब ऊपर मंगवा ली जाएं। नीचे वालों को इस सिलसिले में इतला दे दो। 2 खलासियों को नीचे स्टीमर में छोड़ दिया गया था और शाबान के साथ सिर्फ 6 खलासी ऊपर आए। फौरन ही सारे इंतजामात कर लिए गए। जहाज के कप्तान को आहिस्ता आहिस्ता पानी पिलाया गया और थोड़ी देर के बाद वो बोलने के काबिल हो गया। उसने मदम और नकाहत भरे लहजे में कहा, हम हादसे का शिकार हो गए हैं, हम भूखे और प्यासे हैं, हमारे पास खुराक खत्म हो गई। मैं नहीं जानता जहाज पर कितने अफराद जिंदा हैं, लेकिन ज्यादातर मर चुके हैं। हमें मदद मदद। उसने बमुश्किल तमाम आंखें खोली और उसके बाद बंद कर ली। सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। शाबान ने खलासियों से कहा, 2 अफराद नीचे उतर जाओ, 4 आदमी यहीं रहें, पानी ऊपर मंगवा लिया जाए और बाकी लोग स्टीमर पर वापस जाकर कैप्टन को बताएं कि जहाज के हालात काफी खराब हैं। मुसाफिर बरादर जहाज है और चारों तरफ लाशें बिखरी हैं। फौरी तौर पर अखनातून को इससे ज्यादा करीब ले आया जाए और गिज़ाई अमदाद फराहम की जाए। साथ ही साथ पानी भी यहाँ पहुंचा दिया जाए। खलासी फौरन नायब कप्तान का ये हुक्म लेकर अर्शे की जानब बढ़ गए और स्टीमर तेजी से अखनातून की जानब रवाना हो गया। कैप्टन एडगर को यह खबर मिली तो उसने फौरन जहाज में सायरन बजवा दिए और सारे के सारे लोग जाग गए और कैप्टन एडगर के पास पहुंच गए थे। एडगर उन लोगों को हदायत जारी करने लगा। मुख्तलिफ अल्फाज में उसने मुसीबत ज़दा जहाज के बारे में तफसीलात बताई। हर शख्स का दिल हमदर्दी से मामूर हो गया। बहुत से स्टीमर इस बदहाल जहाज की जानब चल पड़े और थोड़ी देर के बाद वहां पहुंच गए। पूरे जहाज पर फैलकर उन लोगों ने जिंदा इंसानों को तलाश करना शुरू कर दिया और तकरीबन 17 अफराद ऐसे मिले जो जिंदगी और मौत की कश्मकश का शिकार थे। उन्हें फौरी तौर पर तभी अमदाद फराहम की गई और खलासी चेहरों पर कपड़े बांध बांध कर लाशों को इकट्ठा करने लगे। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, बेशुमार अफराद की लाशें थीं जो बेकिसी की मौत मर गए थे। उन्हें देखकर दिल को इंतहाई गम का एहसास होता था।
सबके चेहरों पर हैजान तारी था और सब के सब दुखी नजर आ रहे थे। जहाज के कैप्टन को, जिसे सिर्फ लिबास की बिना पर पहचाना गया था, तभी अमदाद देने के बाद एक जगह लिटा दिया गया। जहाज के हर गोशे में लाशें की तलाश जारी रही थी। तकरीबन 150 अफराद की लाशें मिली। ये अंदाजा नहीं हो पाया कि हादसा किस तरह पेश आया। एक मुसाफिर बरादर जहाज इतने फासले पर कैसे निकल आया, ये सारी बातें उसी वक्त पता चल सकती थी जब जहाज पर जिंदा इंसान बेहतर हालत में आ जाएं। उस सारी कार्रवाई में दिन के तकरीबन 11-12 बज गए। हर शख्स मसरूफ था। अखनातून को लंगर अंदाज कर दिया गया। स्टीमर आ जा रहे थे। जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा कर ली गईं और उन लोगों को जिंदा रखने के लिए कोशिशें जारी थीं। अखनातून के सारे लोग उन लोगों को देखकर अफसुर्दा थे जो इस जहाज पर मौत का शिकार हुए। उनके बारे में यह अंदाजा लगा लिया गया कि ये सब भूख प्यास से मरे हैं। जहाज पर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। गिज़ा नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। बाकी 17 अफराद जो अभी तक बचे हुए थे बस अपनी कुव्वते बर्दाश्त पर ही जी रहे थे, वरना ये भी हलाकत का शिकार हो गए होते। लाशों के बारे में फैसला किया गया कि उन्हें समुद्र की नजर कर दिया जाए। इन तमाम बदनसीबों को समुद्र के सुपुर्द कर दिया गया। इस काम से निपटने के बाद जहाज के मुख्तलिफ गोशों की सफाई की जाने लगी। शाम को तकरीबन 4 बजे जहाज का कप्तान खासी बेहतर हालत में आ गया और उसे हर तरह की अमदाद फराहम की गई। बाकी अफराद भी जिंदगी की जानब लौट रहे थे। उनमें 3 खवातीन थी, बाकी सब मर्द थे और उनमें ज्यादा तर जहाज के अमले के अफराद थे। कप्तान ने होश में आने के बाद जब अपने आप को पूरी तरह हवास में महसूस किया तो नकाहत बरी में आवाज में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और उनके सरबराह से मिलना चाहा। असद शराजी और दूसरे तमाम अफराद कप्तान के गिर्द जमा हो गए। वो कहने लगा, मेरा नाम जॉन सिमोइल है और मैं इस जहाज का कैप्टन हूँ। ये जहाज मुसाफिर बरादर है और हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसाफिरों को इधर उधर लाते और ले जाते हैं। तकरीबन 3 माह कबल हम लोग अपने सफर पर रवाना हुए थे और 12 दिन तक सफर जारी रहा, लेकिन 13वें दिन हमें समुद्री तूफान ने आ घेरा और जहाज समुद्री तूफान का शिकार होकर रास्ते से भटक गया। ये तूफान निहायत खौफनाक था और हम जबरदस्त नुकसान से 2-4 हो गए। हमारी कंपास टूट गए थे और रास्ता बनाने वाले आलात बिल्कुल खराब हो गए, जिसकी बिना पर हम तूफान खत्म हो जाने के बाद भी सही रास्ता तलाश ना कर सके और भटकने लगे। कुछ अरसे के बाद हमारे पास ईंधन भी खत्म हो गया और जहाज का आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। कंपास खराब हो जाने की वजह से हम सही रास्तों का तयन भी नहीं कर सके। जहाज को लंगर अंदाज कर दिया गया और फिर किसी बेकसी का दौर शुरू हो गया। हमारा खुराक का जखीरा खत्म हो चुका था। इसके बाद जहाज पर तबाही का राज हो गया। ये रास्ते चौंका आम रास्ते नहीं मालूम होते। चौंका इस तमाम अरसे में हमने कहीं भी दूर दूर तक किसी समुद्री जहाज को गुजरते हुए नहीं देखा। रफ्ता रफ्ता लोग भूखों प्यास से मरने लगे और बिल आखिर ऐसा हुआ जो आपके सामने है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक कैप्टन की हैसियत से मैंने ये अंदाजा बखूबी लगा लिया कि हम समुद्री रास्तों से इतने फासले पर हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो सकती और इसके अलावा ये फिजाई रास्ते भी नहीं हैं। आप लोगों का इधर निकल आना इतना ताज्जुब खेद है कि हमें अभी भी यकीन नहीं आता, लेकिन यह हकीकत है, इसलिए नजरअंदाज नहीं की जा सकती। क्या आप हमें अपने बारे में बताना पसंद करेंगे? क्या आप भी समुद्र में भटके हुए हैं? आपका जहाज वगैरह, क्या आपने हमारे जहाज को देखा था? कैप्टन समूएल, नहीं, मुझे 7 दिन का फाका था। पानी का एक कतरा मेरे मुंह में नहीं गया। पता नहीं किस तरह जिंदा था, वरना मुझे मर जाना चाहिए था। जहाज के जनरेटर अलबत्ता काम कर रहे थे, क्योंकि ये शमसी तवानाई से चलते हैं, वरना शायद रात को रोशनी भी ना हो पाती। लेकिन हमें रोशनी की जरूरत भी नहीं थी। खाली रोशनी से पेट तो नहीं भरा जा सकता। आप लोगों ने हम में से जिन लोगों की जिंदगी बचा ली है, हम शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं, वरना जो हादसा हमारे साथ गुजर चुका है उसके बाद जीना ज्यादा मुश्किल लगता है। नहीं कैप्टन समूएल, खुदा ने जब तक जिंदगी दी है उसे कायम रखना जरूरी होता है। शुक्र है कि हम इस सिमत आ निकले। बेशक जहाज बदतरीन तबाही फैली हुई है। तकरीबन 150 अफराद मौत का शिकार हुए हैं। हमने उनकी लाशें समुद्र में बहा दी हैं। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनकी वजह से शदीद बीमारियां फैलने का खतरा था।
आह बदनसीब लोग, सबका खून मेरी गर्दन पर है। मगर क्या जहाज पर सिर्फ इतने ही अफराद सफर कर रहे थे? नहीं, बेशुमार अफराद थे। आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, जहाज पर एक भी लाइफ बोट मौजूद नहीं। काफी अरसा तक लोग अमदाद का इंतजार करते रहे। मुख्तलिफ किस्म के हादसात पेश आए। उसके बाद उन्होंने अपने अपने तौर पर कार्रवाइयां शुरू कर दी। लूट मार हुई, कत्लो गारत हुई, एक ने दूसरे को नोचा खसोटा, सामान लूटा गया। मैं एक बेबस तमाशाई की हैसियत से ये सब कुछ देखता रहा, क्योंकि मेरे पास उन लोगों को तसल्ली देने के लिए एक भी लफ्ज नहीं था। झूठी तसल्लियां कब तक आम आ सकती थीं? कोई अमदादी कार्रवाई भी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि इस जगह के बारे में मुझे अंदाजा हो चुका था। बहरहाल लोगों ने लाइफ बोटें संभाली और उसका जिधर मुंह उठाया उधर निकल गए। मैं उन लोगों के बारे में नहीं जानता जो समुद्र में एक नामालूम सफर की तैयारियां करके चल पड़े थे। यकीनी तौर पर उनका आबादियों तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। वो भी मौत के घाट उतर चुके होंगे। ये उनका अपना फैसला था। मैंने इस सिलसिले में उनमें से किसी को ना रोका और ना उन्हें कोई मशवरा दिया। बाकी ये बेचारे थे जो यहाँ से भाग भी नहीं सके थे और मौत का शिकार हो गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे कितने साथी जिंदा बच गए? अभी कुछ देर बाद जब आपकी हालत बेहतर हो जाएगी तो आप खुद उनका जायजा ले लीजिए। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं, ये मेरी समझ से बाहर है। वो अल्फाज नहीं जिनके जरिए आपका शुक्रिया अदा करें। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा इंसानी फर्ज था और हम आपको एक बेहतरीन सफर के लिए तमाम आसानियां फराहम कर देंगे। आपके कंपास भी दुरुस्त कर दिए जाएंगे। गो सही सिमत का अंदाजा हमें भी नहीं है कि हम कहाँ हैं। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, बशर्ते के कंपास मेरी मदद कर सकें। कैप्टन ने कहा, जॉन सैमुअल के जहाज की मुरम्मत कर दी गई थी और अब वो रवानगी के लिए तैयार था कि ऐसे में अमीर अर्तका हाशमी ने मुहज़्ज़ब दुनिया की तरफ लौट जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अगरचा वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे, मगर अमीर हाशमी की फितरत और समुंदर से हासिल मालूमात को असद शराजी की कायम की हुई लेबॉर्टरी तक पहुंचाने की जरूरत के पेश नजर उन्होंने अमीर हाशमी की ख्वाहिश का एहतराम किया। समुद्री मालूमात की रिपोर्टों को इंतहाई मेहनत से तैयार करके लिफाफों में बंद कर दिया गया और अमीर हाशमी ने अहद किया कि वह मुहज़्ज़ब दुनिया में पहुंचते ही सबसे पहले इन रिपोर्टों को असद शराजी की लेबॉर्टरी तक पहुंचाएगा। अमीर अर्तका हाशमी ने अपनी बीवियों को इस नए जहाज पर मुंतकिल कर दिया था और जॉन सैमुअल ने उसे बेहतरीन रिहाइश गाहें दी। बदनसीब जहाज में दूसरा सामान बेपनाह मौजूद था, जो सारे का सारा मुसाफिरों का था। आसाइश की हर चीज मौजूद थी। ईंधन और खुराक वगैरह का मसला था जिसे मुहैया कर दिया गया। शाबान, तुमसे बहुत अहम गुफ्तगू करनी है मुझे। जी प्रोफेसर, हमारी और तुम्हारी मुलाकात बड़े दिलचस्प अंदाज में हुई शाबान, और हमारा वक्त भी बहुत खूबसूरत गुजरा। समुद्र में तुम्हारी जवानी देखने के काबिल होती है और होनी भी चाहिए। अभी तुमने उम्र का आगाज किया है। मैंने कुछ बातें कही थी तुमसे, तुमने उन पर गौर किया होगा। नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वक्त की हवाएं खुद जहन के बंद दरवाजे खोलती हैं। बहुत से दरवाजे उन हवाओं के दबाव से खुलते हैं और जब तक ये हवाएं उन दरवाजों तक नहीं पहुंचती वो दरवाजे बंद रहते हैं। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ शाबान, मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। प्रोफेसर बैरन अपनी जगह से उठा और उसने एक चौकोर सा बक्स निकालकर शाबान के हवाले करते हुए कहा, इस बक्स के अंदर एक किताब है, लेकिन ये किताब तुम अभी नहीं खोलोगे, बल्कि मेरी रवानगी का इंतजार करोगे। मेरे जाने के बाद जब भी तुम्हारा दिल चाहे इस बक्स को खोलकर इस किताब को निकाल लेना, इसके अवराक उल्ट लेना। ये किताब तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। आपके जाने के बाद प्रोफेसर, हाँ शाबान, मैंने जॉन सैमुअल से बात कर ली है। मैं भी इसी जहाज पर वापस जा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप प्रोफेसर? आप? हाँ, लेकिन आपने अभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। आज रात को डिनर पर मैं इस बात का इंकशाफ करने वाला था। लेकिन आप क्यों जा रहे हैं प्रोफेसर? इसकी कुछ वजूहात हैं मेरे दोस्त। क्या मुझे बताना पसंद करेंगे? हाँ, क्योंकि इनका ताल्लुक तुम ही से है, मुझसे, शाबान ने हैरानगी से कहा। हाँ शाबान, दरअसल सैंड्रा लड़की है, नोखीज है, नौजवान है, नौ उम्र है, ना वाकफ है हालात से, वाकयात से, जिद्दी भी है और उसके मजाज को मैं पहचानता हूँ। उसके ख्यालात को बदलने का ना कुव्वत रखता हूँ, ना सलाहियत तुम्हें चाहने लगी है, तुमसे मोहब्बत करने लगी है और तुम्हें अपनी मलकियत समझने लगी है। और जब मलकियतें छीनती हैं तो जल्जला आ जाता है। शाबान, मैं उसकी जात को किसी जल्जले से दो चार
इंतजार नहीं करना चाहता। समझ रहे हो ना तुम? मैं भी ये जानता हूँ कि तुम ज़हनी तौर पर उसकी जानब मतवज्जा नहीं हो सकते, तो मैं निहायत खुशी से तुम दोनों को एक दूसरे से मुंसलिक कर देता। लेकिन दिलों के सौदे मुख्तलिफ होते हैं, उन पर किसी की उजारादारी नहीं होती। मैं तुम्हारे दिल को सैंड्रा के लिए नरम नहीं कर सकता, और ये भी जानता हूँ कि अभी तुम्हारे सामने एक अजीम मकसद है, और मैं इस मकसद की तकमील से तुम्हें रोकूंगा नहीं। काश मैं ये जान सकता कि तुम कौन से रागल से ताल्लुक रखते हो। अगर तुम्हारे रागल का पता चल जाता तो मैं तुम्हें ज़हनी तौर पर दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ सकता था, लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं है, और ना ही मैं इतनी कुव्वत रखता हूँ कि ये मालूम कर लूं। तश्ता सुबेरा को ज़हन से कभी मत निकालना। तरशमोला ही हमारी मंजिल है, और अगमूनिया हमारा फर्ज समझ रहे हो ना? मेरी बात नहीं समझ रहे होगे। ये किताब तुम्हें समझा देगी। कई नई दुनियाएं देखनी है तुम्हें, और बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रास्ते रोके जाएं। मुझे यकीन है मेरे बच्चे कि अगर मैं तुमसे दरख्वास्त करूं कि सैंड्रा को मेरी वजह से अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, तो तुम इतने नफीस इंसान हो कि इनकार नहीं करोगे। लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तरदाना हमसे कुर्बानी तलब करता है, और हम तरदाना की कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। चुनाचा सैंड्रा को लेकर मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कौन सी दुनिया का रुख करूंगा, लेकिन बहरतौर मेरी एक मंजिल है, एक घर है। हो सकता है मैं वहां वापस चले जाऊं, और हो सकता है मेरा फैसला बदल जाए। शाबान प्रोफेसर बैरन को देख रहा था। बड़ी अजीब सी कैफियत हो रही थी उसकी। जितने अल्फाज प्रोफेसर बैरन ने उसके सामने दोहराए थे वो उसके लिए अजनबी नहीं थे, लेकिन उनका मफहूम उसके जहन में वाजे नहीं था। उसके दोनों हाथों में वो चौकोर बक्स मौजूद था, जिसमें प्रोफेसर बैरन के कहने के मुताबिक कोई किताब रखी हुई थी, लेकिन वो इस किताब के बारे में कुछ नहीं जानता था। अलबत्ता उसे इस बात का अफसोस था कि प्रोफेसर बैरन को उसकी वजह से वापस जाना पड़ रहा है। उसने कहा, आप अपना इरादा तब्दील कर दीजिए प्रोफेसर। इन लोगों का आप जाना अच्छा नहीं लगेगा, दिल टूट जाएगा उनका, और ये लोग शायद अपनी महम से मायूस हो जाएं। बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं प्रोफेसर। हम अखनातून की इस महम को नाकाम नहीं साबित करना चाहते। अखनातून की ये महम नाकाम नहीं होगी। मेरे कुछ और फ़राइज़ हैं, मुझे वो अपने फ़राइज़ पूरे करने दो। अखनातून एक मकसद है, एक अजीम मकसद, और तुम क्या समझते हो उसकी तकमील बेमैनी है? नहीं मेरे दोस्त, उसकी तकमील बेमैनी नहीं है, और ना ही ये कोई मुहिम्माती जहाज है। ये एक अजीम मकसद के लिए इशारा है, जिसकी जानब तुम रवाना होना है, और इस अजीम मकसद के रास्ते बहुत मुश्किल हैं। अखनातून वालों को अपने आप को फौलाद बनाना होगा। अखनातून तो एक मिशन है, एक अजीम मिशन, और ये बात अभी तुम उन लोगों से ना कहना, लेकिन बाद में उन्हें जरूर बता देना। अखनातून किसी ने तैयार नहीं किया, वो खुद तैयार हुआ है एक काम के लिए। समझ रहे हो तुम? और जो लोग वहां से हट रहे हैं उनका हट जाना ही बेहतर है, क्योंकि अखनातून पर फौलाद के इंसान दरकार है। बस मेरी बात तुम समझ गए होगे प्रोफेसर आप, शाबान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। नहीं मेरे बच्चे, क्या मैं तुमसे दूर हूँ? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इस बात को जहन से निकाल दो। मेरी तालीमात तुम्हारा साथ देंगी, और ये किताब तुम्हारे मकसद के लिए एक अजीम तोहफा है। मेरी तरफ से यूं समझ लो कि मैंने अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ तुम्हें दे दिया है, और इसके बदले में आपको क्या दूं प्रोफेसर बैरन? वक्त बहुत लंबा है और हमारा मकसद बहुत अजीम। हो सकता है कभी मैं तुमसे इस किताब की कीमत वसूल कर लूं। शाबान उलझी हुई निगाहों से प्रोफेसर बैरन को देखने लगा। असद शराजी, एडगर मॉर्लस, अर्थ का हाशमी वगैरह अचानक ही वहां पहुंच गए। प्रोफेसर बैरन उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। शाबान को इस बात की परेशानी थी कि मैंने आप लोगों पर अपने मकसद का अजहार नहीं किया, और ये अच्छा वक्त है, यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा अगला कदम क्या है। वो सब ताज्जुब से प्रोफेसर बैरन को देखने लगे। प्रोफेसर बैरन ने कहा, मैं भी जॉन सैमुअल के साथ अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। क्या? एडगर मॉर्लस उछल पड़ा। हाँ डियर मॉर्लस, मेरा जाना आज हद जरूरी है। यूं समझ लो कि मैं इस सिलसिले में आखिरी फैसला कर चुका हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई प्रोफेसर, आप चले जाएंगे तो फिर हमारा मकसद ही खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर तो यह है कि हम भी महज़ब दुनिया का रुख करें और इस मिशन को खत्म कर दिया जाए। नहीं, तुम लोग गलत फहमियों का शिकार हो। एक ऐसी शख्सियत तुम भूले हुए बैठे हो जो तुम्हारे लिए इतना कुछ है कि मैं उसके जूते की खाक भी नहीं हूँ। हाँ, जरा वक्त लगेगा उसे समझने में, और उसे बाअमल होने में भी कुछ देर लगेगी।
लेकिन यूं समझ लो वो तुम्हारे मकसद की मुकम्मल तकमील है। मुझे भूल जाओ। मेरा जाना अगर जरूरी ना होता तो मैं ये फैसला कभी ना करता। तुम मेरा इशारा समझ रहे हो किस जानब है? शाबान, ये लड़का, ये नौजवान जो समुंदर का बेटा है, समझ रहे हो तुम? मेरे इन अल्फाज को हमेशा अपने जहनों में महफूज रखना। ये समुंदर का बेटा है और समुंदर के बारे में इससे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। मगर आपने अचानक ये फैसला क्यों कर लिया? प्रोफेसर असद शेराजी ने कहा। ये फैसला मैंने अचानक नहीं किया, बहुत गौर खोज करने के बाद किया है। बहुत अरसे से मैं ये बात सोच रहा था कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। अखनातून पर आकर मैं महदूद हो गया हूँ और अखनातून एक तरह से इस सफर के लिए मेरी मजबूरी बन गया है। बेशक मैं अपनी मर्जी से यहाँ तक आया था और मेरे जहन में कुछ था, लेकिन वक्त के तकादे कुछ और हैं और आप लोग समझते हैं कि हवाएं तब्दील होती रहती हैं, सूरत हाल में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। बहरहाल मुझे यकीन है कि आप अच्छे इंसानों की तरह, अच्छे दोस्तों की तरह मुझे रुखसत करेंगे। हमारे दिल टूट गए प्रोफेसर। सच्ची बात यह कि आपके इस फैसले से तो हम बिल्कुल ही मुअत्तल होकर रह गए। बराह करम मेरी बात को मजाक ना समझा जाए। जो कुछ मैंने कहा है उस पर पूरी तवज्जो दी जाए। आप लोगों के मकसद में मजीद तेजी पैदा हो जाएगी। कुछ काम इस वक्त शुरू होते हैं जब तहरीक को एक धक्का लगता है, और मेरी इस पेशगोई को अपने हमेशा याद रखें कि आपकी तहरीक अब सही महीनों में जान पकड़ेगी। दूसरे दिन सारी कार्रवाइयां मुकम्मल हो गई। अमीर अर्तका हाशमी, प्रोफेसर बैरन इस जहाज पर मुंतकिल हो गए। जहाज रवानगी के लिए तैयार था। जॉन समूएल एक एक के गले मिला। उसने एक बार फिर उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसे नई जिंदगी की जानब रवा दवा किया था, और उसके बाद जॉन समूएल ने अपने जहाज के लंगर उठा दिए। जहाज ने 3 बार विसल देकर सलामी दी। उसके बाद उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। अखनातून लंगर अंदाज था और वह सब अर्शे पर खड़े अजीब सी निगाहों से जाते हुए जहाज को देख रहे थे। सैंड्रा रात ही को जॉन समूएल के जहाज पर मुंतकिल हो चुकी थी। दर्दाना शाबान के पास खड़ी हुई थी। बाकी लोग भी बड़े दिल बर्दाश्ता से थे। सबके चेहरों पर गम और मायूसी के आसार नजर आ रहे थे। कुछ देर के बाद दर्दाना ने एक गहरी सांस ली और शाबान की तरफ देखते हुए बोली, इन लोगों के जाने के बारे में तुम्हारे क्या एहसासात है शाबान? शाबान चौंक कर दर्दाना की तरफ मुड़ा और बोला, मैं समझा नहीं आंटी। सैंड्रा से तुम्हारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, क्या तुम्हें उससे दिल्ली लगाव भी था? शाबान हंस पड़ा। आंटी, आप मुझे इस दिल्ली लगाव के बारे में जरा कुछ तफसीलात बताइए। ये क्या होता है दिल्ली लगाव? तो किसी से भी हो सकता है आंटी, आपसे, अंकल शेराजी से, प्रोफेसर बैरन से, फिर एक सैंड्रा ही क्यों रह जाती है? दर्दाना हंसने लगी। फिर उसने कहा, यह बड़ी वजाहत तलब बात है, फिर कभी इस मौजू पर बात करेंगे। वैसे तुम अफसरदा हो, मुझे तुम्हारे चेहरे से नजर आता है। नहीं आंटी, ये सिर्फ आपका ख्याल है। हकीकतन मैं कभी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। जो चीज वक्ती तौर पर असर अंदाज हुए, बेशक वो अपने अंत कुछ असरात रखती है, लेकिन उसके बाद उस चीज की क्या हैसियत रह जाती है, मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया। गुजरे हुए लम्हात मुझे कभी याद नहीं आते। क्या ये अनोखी बात नहीं है शाबान? हो सकता है, शाबान ने जवाब दिया। उन लोगों की रवानगी को तुम किस अंदाज से महसूस कर रहे हो? बस इस अंदाज के ये लोग रवाना हो गए, शाबान ने सादगी से कहा। शाबान, मेरा ख्याल है कि अभी तुम्हें अपने बारे में मुझे कुछ और गौर करना चाहिए। शायद तुमने कभी खुद पर गौर नहीं किया। ये कोई अच्छी बात नहीं। तुमने अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की शाबान। ये एक नया मौजू है आंटी, और क्या आप इस वक्त इस मौजू पर दिल पर बात करना पसंद करेंगी? दिल तो चाहता है, लेकिन अगर तुम ना चाहो तो कोई हर्ज भी नहीं है। नहीं आंटी, मुझे क्या एतराज हो सकता है? जाते हुए प्रोफेसर बैरन ने मुझे एक बक्स दिया था। उसके कहने के मुताबिक इस बक्स में एक किताब है और उसने कहा है कि मैं इस किताब का जरूर मताला करूं। ओहो, कहाँ है वो? दर्दाना ने पूछा। मैंने अपने कैबिन में रख दी है। मुझे दिखाओगे वो किताब? क्यों नहीं आंटी, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैं जरूर देखूंगी कि वो पुरइसरार शख्स तुम्हें क्या तोहफा दे गया। वैसे एक बात कहूँ शाबान, दरअसल सनफे मुखालिफ एक दूसरे में एक अनोखी कशिश रखते हैं, और ये कशिश बहुत से दिलचस्प वाकयात का पेश खैमा बन जाती है। इस कशिश की बुनियाद पर ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम पा जाते हैं जिसका आम हालात में सर अंजाम पाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे ऐसे अनोखे वाकयात वाबस्ता हैं इन दो असनाफ के मिलाप में कि तुम हैरान रह जाओगी। मैं तुम्हें सुनाऊंगी कि दुनिया में क्या कुछ हो चुका है। आंटी, एक सवाल करूं आपसे? जरूर।
आप भी तो सनफे नाजुक हैं, आपका पसंदीदा इंसान कौन है? दर्दाना हंस पड़ी, फिर बोली, इस वक्त तुम। मैं यही अहम सवाल करना चाहता था आपसे, क्या इसके लिए ये जरूरी है आंटी कि दो मुख्तलिफ असनाफ हों जो एक दूसरे को चाहें, या फिर उनकी उम्रों में ऐसी यकसानियत हो? आंटी, मोहब्बत करने के लिए तो बहुत से जज्बे होते हैं, जैसे आप। मैं आपको चाहता हूँ, आपने अभी एतराफ किया कि आप मुझे चाहती हैं। देखो शाबान, अब तुम इतने मासूम या बच्चे नहीं हो कि इन बातों को समझ ना पाओ। वो तस्वीर कौन सी है जिसे तुम अपने सीने से लगाए फिरते हो? मुझे बताओ, उस तस्वीर की क्या नोयत है? वो क्यों तुम्हें इस कदर अजीज है? वो तो सिर्फ एक तस्वीर है। शाबान हक्का बक्का होकर दर्दाना की सूरत देखने लगा, फिर बोला, आंटी, वो तस्वीर मुझे न जाने क्यों अपनी जात का एक हिस्सा महसूस होती है। मुझे यूं लगता है जैसे मेरे वजूद का एक हिस्सा मुझसे जुदा होकर कहीं पोशीदा हो गया और मुझे अपने आप को मुकम्मल करने के लिए उस तस्वीर की शख्सियत की तलाश है। मैंने उसे तस्वीर ही में समुद्र की गहराइयों में देखा है। आंटी, आप यकीन करें, मैंने कभी कोई बात आप लोगों से नहीं छुपाई। जो कुछ मेरे अंदर मौजूद है मैंने आपके सामने ला रखा है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आंटी, जब मैं समुद्र की गहराइयों में उतरता हूँ तो मुझे यूं लगता है जैसे मेरे चारों तरफ सुकून फैल गया हो। मुझे यूं लगता है जैसे मेरी असल जिंदगी वहीं से शुरू होती है, और जब मैं वहां से बाहर आता हूं तो यूं लगता है जैसे मैं कहीं मेहमान आया हुआ हूं, कुछ छोड़कर आया हूं मैं अपने पीछे। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। इस तस्वीर के बारे में भी आपसे सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं ये नहीं जानता कि मुझे इस तस्वीर से क्या दिलचस्पी है या तस्वीर वाली शख्सियत कौन है। हम उसे अपनी दुनिया में मोहब्बत का नाम देते हैं। हो सकता है वो कोई ऐसी शक्ल हो जो तुम्हारी लाशौर में जा बैठी हो। समुद्र से चौंका तुम्हारा एक गहरा लगाव है, इसलिए इस बात के अमकानात हैं कि उसे समुद्र में देखकर तुम्हारे जहन का कोई ऐसा हिस्सा मुतासर हुआ हो जिसमें समुद्र से तुम्हारी पसंद छुपी हुई हो। कुछ भी हो आंटी, बहरतौर मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी। आप ये बताइए कि आपने उम्र के किसी और हिस्से में, मेरा मतलब है आपसे बहुत पहले, कभी ऐसी किसी शख्सियत से मुतासर होकर देखा? नहीं, लेकिन अगर तुम हकीकत मुझसे पूछना चाहते हो तो मिस्टर असद शहराजी मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जी हाँ, असद शहराजी एक अनोखी शख्सियत है। वो जिंदगी की इन तमाम लताफतों से दूर का इंसान है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी जाज़बियत है जो उसके दूर रहकर मुस्तरिब कर देती है। जब वो करीब होता है तो एक सुकून का एहसास होता है, शायद इसी तरह जिस तरह वो तस्वीर तुम्हारे पास महफूज रहती है। असद शहराजी ने अपनी जिंदगी में कभी कोई तब्दीली नहीं चाही। अगर वो तब्दीली चाहता तो मैं उसकी बात की ख्वाहिश करती कि अपनी उस तब्दीली में वो मुझे शामिल कर ले। ये दूसरी बात है कि वो मुझे कबूल ना करता, लेकिन चौंका वो अपने आप से मुतमिन है, चुनाचा मैं भी अपने आप से मुतमिन हूँ, लेकिन असद शहराजी के साथ रहकर। शाबान का मुंह हैरत से खुल गया। उसने चौंक कर दर्दाना को देखा। दर्दाना ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, और ये इंकिशाफ तुम पर एतमाद का एजार है शाबान। मैं जानती हूँ कि तुम एक इंतहाई ठोस और मजबूत किरदार के इंसान हो और किसी के अल्फाज को अमानत के तौर पर अपने सीने में महफूज रख सकते हो। समझ रहा हूँ आंटी, आप मुतमिन रहें। शायद कभी ये तज़किरा जुबान पर ना लाऊं जब तक आप हुक्म ना दें। नहीं, हुक्म देने का वक्त गुजर चुका है शाबान। अच्छा, तो फिर वो किताब मुझे कब दिखाओगे? जब आप हुक्म दे आंटी, तो फिर रात को मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगा, शाबान ने जवाब दिया। जॉन सैमुअल का जहाज निगाहों की हद तक पहुंच चुका था और उसके बाद उसके मस्तूल की आखिरी झलकियां नजर आईं और फिर वो निगाहों से गुम हो गया। अखनातून पर फिर एक बार जिंदगी का आगाज हो गया। सब लोग कुछ खामोश खामोश से थे। फिर वो सब एक जगह जमा हुए और कैप्टन एडगर मुआलिस ने कहा, अमीर अर्तका हाशमी का जाना एक तरह से दुरुस्त था, क्योंकि वो एक दौलतमंद इंसान था और इस महम जोई में वो हमारे साथ सिर्फ इसलिए शामिल हो गया था कि ये उसके लिए नया शौक था। अलबत्ता प्रोफेसर बैरन का चला जाना बड़ा तअज्जुब खेज है। उसके फैसले से हम लोग इनहराफ भी नहीं कर सकते थे। वो अपनी माजी का मालिक था। जो होना था वह हो गया। अखरातून के बारे में हमारे नए तसव्वुरात अब नई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, एडगर मुआलिस, और अब मैं चाहता हूं कि अखनातून को पूरी रफ्तार से समुद्र की उन नामअलम दुनियाओं की जानब बढ़ा दिया जाए जिनकी तलाश में हम निकले हुए हैं। हकीकत यह है कि शाबान हमारे लिए बेहद कीमती शख्सियत है और समुद्र की गहराइयों में हम उसके मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल करते हैं। फिर रात को शाबान एक कुर्सी पर दराज किसी सोच में डूबा हुआ था कि दर्दाना उसके पास पहुंच गई। दर्दाना खुले की आहट पर शाबान ने गाहें उठाईं और दर्दाना उसे देखकर मुस्कुरा दी। हेलो शाबान,
हेलो आंटी, मेरा ख्याल था कि तुम इस किताब का मुताला कर रहे होगे। शाबान आहिस्ता से हंस दिया। फिर उसने कहा, आंटी, किसी शख्स पर एतमाद करना एतमाद करने वाले की अपनी जात की निशानदही करता है। हमने वो किताब साथ साथ देखने का फैसला किया था। अगर मैं वक्त से पहले उसे खोल लेता तो मेरे ख्याल में ये बददयांती होती। मुझे तुम पर फख्र है शाबान। बिलाशुबा तुम्हारी शख्सियत की तशमील में मेरी मेहनतें भी शामिल हैं, और जब तुम कोई इतनी अच्छी बात करते हो तो मैं उसे अपने आप से मंसूब समझती हूँ। ये हकीकत है आंटी, और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करूंगा कि जिंदगी की राहें मैंने आपकी उंगली पकड़ कर सीखी हैं, और मैंने उनसे बहुत मुतमिन रहता हूँ। शुक्रिया शाबान, तुमने मेरा दर्जा बहुत बढ़ा दिया, दर्दाना ने कहा, और फिर बोली, और अब मैं बेसब्री से उस किताब की मुंतज़िर हूँ जिसके लिए तुमने मेरे दिल में तजस्सुस पैदा कर दिया था। शाबान अपनी जगह से उठा। एहतियात के साथ उसने वो बक्स निकाला जो प्रोफेसर बैरन ने उसे दिया था, और फिर उसने उस बक्स का ढक्कन खोल दिया। सुर्ख जिल्द की एक मोटी सी किताब बक्स में रखी हुई थी। ये जिल्द बेहद खूबसूरत थी, और उसके अंदर जो अवराक नजर आ रहे थे वो मोटे कार्ड से बने हुए थे, जिस तरह तस्वीर के एल्बम में होते हैं। उस सुर्ख जिल्द की किताब के ऊपर एक सफेद लिफाफा रखा हुआ था जिसके ऊपरी हिस्से पर रोशनी से लिखा नजर आ रहा था, पहले इसे खोल कर देखो। दर्दाना ने दिलचस्पी की निगाहों से उस किताब और उस लिफाफे को देखा। शाबान ने लिफाफा खोल लिया। उसमें एक सफेद पर्चा रखा हुआ था जिसपे अंग्रेजी जुबान में एक तहरीर दर्ज थी। दर्दाना इस तहरीर पर झुक गई। शाबान भी उसे पढ़ने लगा। लिखा था, शाबान मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसी नाम से मुखातब कर सकता हूँ क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें यही नाम दिया गया है। अगर तुम इस किताब को खोल कर देखोगे तो इसके सारे अवराक तुम्हें सादा नजर आएंगे क्योंकि ये किताब आम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, जब अपनी रहायशगाह की तमाम रोशनियां गुल कर दोगे और गहरा अंधेरा छा जाएगा तो इस किताब में तहरीर और तस्वीर उभरेंगी, तब तुम इसका सही तौर पर मुताला कर सकते हो। चुनाचा बेहतर यह है कि उसे रात में पढ़ो और अपने अतराफ की सारी रोशनियां गुल कर दो। प्रोफेसर बैरन। खत के मुख्तसर मजमून को पढ़ने के बाद शाबान और दर्दाना ने एक दूसरे की सूरत देखी। दर्दाना अपनी जगह से उठी। उसके जहन में बड़ा तजस्सुस जाग उठा था, और फिर उसने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद करके सारी रोशनियां गुल कर दी। घुप अंधेरा छा गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदाजे से शाबान के करीब आ बैठी। शाबान किताब हाथ में लिए बैठा था। दर्दाना ने कहा, खोलो तो सही, जरा देखे इस अनोखी किताब को प्रोफेसर बैरन क्या शोभदागरी करके गए हैं। शाबान ने टटोल कर किताब का पहला वर्क खोल दिया। किताब पर एक तहरीर नजर आ रही थी, अंग्रेजी ही में थी, लेकिन लिखने का अंदाज बड़ा अजीब था। यूं लगता था जैसे उसे और किसी जुबान में लिखने की कोशिश की गई हो, लेकिन पढ़ी वो अंग्रेजी ही में जा रही थी। हैरान कुन बात यह थी कि उसके तहरीर के हरूफ सुनहरे और नीले रंग में तरतीब दिए गए थे और लम्हा बेलम्हा चमकते जा रहे थे। पहले उनमें हल्की सी धुंधलाहट उभरी थी और लकीरें सी महसूस हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता रोशन हरूफ नुमाया होने लगे। शाबान ने उन्हें पढ़ना शुरू किया। दर्दाना भी आसानी से उन्हें पढ़ रही थी। लिखा था, एक बार फिर मैं तुम्हें शाबान कहकर मुखातब करता हूँ। हालांकि अगर तुम्हें तुम्हारा असल नाम दिया जाता तो वह सरगपाग या तोसा होता या ऐसा ही कोई और नाम। तुम्हें मेरे इन अल्फाज पर यकीनन हैरत हुई होगी, लेकिन सच ये है, और सच क्या है, शुरू करता हूँ तुम्हारी कहानी से, वो कहानी जो तुम्हारी इस दुनिया में मशहूर है। यानी कहा यह गया कि मछलियों की एक बस्ती थी और इस बस्ती में मछलियां पकड़ने वाले रहते थे। सो यूं हुआ कि मछलियां पकड़ने के लिए एक औरत एक मर्द अपनी किश्ती में बैठकर समुद्र में उतरे। सो समुद्र ने रंग तब्दील किया और तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। औरत हामला थी और उसके हाथ तौलीद होने वाली थी, और मछलियों ने उन दोनों की लाशें पाई इस तूफान के नतीजे में, और औरत की लाश किसी बच्चे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन वो बच्चा समुद्र की लहरों के साथ साहल तक नहीं पहुंचा था। और ये भी बताया गया कि 12 दिन के बाद एक नन्हा सा बच्चा लहरों की दोष पर सवाल साहल की रेत पर आ पड़ा, और मछलियों ने यही जाना कि कुदरत है कि 12 दिन तक ये बच्चा समुद्र की आगोश में जीता रहा, और इस बच्चे को मछेरे का बच्चा समझा गया। ये मुमकिन था, यकीनी तौर पर मुमकिन था, क्योंकि कुदरत जिसे जिंदा रखना चाहती है उसे आग के शोलों में जिंदा रख सकती है। और ये खेल वो ही है जो इंसानी समझ से बाहर, लेकिन इंसानी आबादियां भी कुदरत की निगाह में हैं, और वही जानती हैं कि कौन कहाँ आबाद है, और छोटे से खुशकी के टुकड़े पर रहने वाले नहीं जानते कि आबादियां कहाँ कहाँ हैं और रहने वाले कौन कौन सी सूरतों में रहते हैं। सो शाबान, जिस इस दुनिया में शाबान का नाम दिया गया, और अगर वो अपनी दुनिया में होना तो सर्क
बाग या तोसा होता, लेकिन तुम्हारा खिताब शाबान ही है और मैं तुम्हें इसी नाम से पुकार कर तुम्हारी शनाख्त करा सकता हूँ। हकीकत ये है कि तुम्हारा ताल्लुक इस खुश्क सरजमीन से नहीं है जो समुद्र के चौथाई हिस्से के मुताबिक है और 3 हिस्से की वसतों में किया गया है। खुश्की के इस छोटे से टुकड़े पर रहने वाले कतई नहीं जानते कि जिस तरह इनकी अपनी जमीन पर ऐसी दुनियाएं आबाद हैं जिनकी तलाश में वो आज तक सरगर्दा हैं और जो ना पा सके उस जमीन की कहानी, तो समुद्र की गहराइयों तक उनकी निगाह कैसे पहुंच सकती है। और यही आचीज आसमान की वसतों में है जिसे यहाँ के लोग खला कहते हैं और खला में मौजूद सियारों में आबादियों के निशान तलाश करते फिर रहे हैं और चाहते हैं कि उनसे आबादियों से शनासाई हो। लेकिन समुद्र भी तो एक खला ही है। जब तुम आसमान की बुलंदियों में जाते हो और वहां से सियारों का तर्जिया करते हो तो क्या जमीन से तुम्हें पानी गिरता महसूस होता है? ये पानी कहां साकत है? खला में, यानी ये पानी बहकर खला में नहीं आ जाता। इसका मकसद ये है कि यह पानी अपनी जगह साकत है और एक छोटा सा सैयारा है जिसमें आबादियां हैं। और अगर तुम गौर करो तो समुद्र की वसतें भी खला की एक शक्ल पेश करती हैं और उन वसतों में इसी तरह आबादियां मौजूद हैं। जिस तरह दूसरे सैयारों में सिर्फ ये तुम्हारी सोच है जिसे तुम साइंस से मंसूब कर देते हो। तेरा ताल्लुक खुश्की से नहीं बल्कि तू समुद्र का बेटा है। समुद्र की दुनियाओं में आबाद किसी मखलूक से मुतल्लक, उस मखलूक से जिसका ताल्लुक मुझसे यानी प्रोफेसर बैरन से है और जिसे तुम लोग बैरन कहते हो, जो अगर अपनी दुनिया में होता तो उसका नाम सर्गपाग या तोसा होता या कुछ और, लेकिन प्रोफेसर बैरन ना होता। मैं अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा तुझे। तू ये समझ कि जिस तरह तू अपनी नन्ही सी उम्र में अपने माँ बाप से बिछड़कर पानी की लहरों पर खेलता हुआ खुश्की तक जा पहुंचा जिसे दुनिया वाले साहल कहते हैं, सो इसी तरह मैं आलमे होश में एक बार सफर करके भटका हुआ इस दुनिया में निकल आया। लेकिन मैं वाकिफ था अपनी दुनियाओं का। हाँ, यहाँ पहुंचने के बाद मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई और ये मखलूक थी खुश्की की उसी जमीन की, और मैं ऐसा उसके प्यार में गिरफ्तार हुआ कि मैंने अपनी दुनिया में वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। और एक बेटी हमारी मोहब्बतों की अमीन थी, सो उसके लिए मुझे उसी दुनिया में रहना पड़ा और मैंने इस दुनिया को एकाएक गोशा आबाद कर लिया। लेकिन मुझे शनासाई है अपनी दुनियाओं से और तश्ता सोबेरा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सो वहाँ की मखलूक में तेरा बड़ा मकाम होगा, लेकिन तुझे अपनी ज़मीन पर वापस जाने के लिए तवील तरीन जहाद करना होगा। और अखनातून की तश्कील, जैसा कि मैंने तुझसे कहा, बेमकसद नहीं है। ये तश्कील करा ली गई है और इसके सिलसिले में कौन कौन से अवामल कार फरमा है ये बात ना तू जानता है ना मैं। सो इस दुनिया के रहने वाले क्या जानेंगे। और अखनातून तो एक अमल है जिसे होना था और जिन लोगों ने सोचा उनके जहन पर तेरा अक्स पड़ा था। मैं असद शेराजी और उसके साथी खातून दर्दाना का तज़किरा करूंगा जिन्होंने ये तहरीक पैदा की और उन्हें पता कि अगर तो उनके नजदीक ना होता तो तेरे जिस्म के मुंतशिर होने वाली लहरें अपनी मांग उनके जहनों तक ना पहुंचा पाती और वो कभी ना सोचते कि समुंदर के सिलसिले में ये तहकीक की जाए। गोया ये अमल था जो तेरी जरूरत से उनके जहनों तक पहुंचा और ये जरूरत उस वक्त तक तेरी जुबान तक ना आई थी और अभी ना आती, इस वक्त तक जब तक तेरे अंदर ये लहरें बालग ना हो जाती। तो तश्ता सोबेरा के रहने वाले, हकीकत ये है कि तू समुद्र के नीचे आबाद किसी बस्ती का बाशिंदा है और तेरे माँ और तेरे बाप वो ना थे जिन्हें समझा गया, बल्कि हुआ ये कि दुनिया वाले गलतफहमियों का शिकार हुए और तुझे रमजान का बेटा समझा गया और तेरी परवरिश उन्होंने वहाँ की, लेकिन हकीकतें तुझे हकीकतों तक ले आईं और असद शेराजी ने तुझे पाया और तुझे तेरी जरूरत के मुताबिक परवान चढ़ाया और समुंदर से तेरा रिश्ता कभी ना टूट सका। सो ये भी मुमकिन है कि तू दर्दाना से ताल्लुक रखता हो या अलमाशा का बाशिंदा हो या तरशमूला तेरी सल्तनत हो या अगमोनिया तेरा घर हो। कौन जाने समुंदर के नीचे आबाद दुनियाओं को, और ये दुनियाएं दुनिया वालों की निगाहों से बहुत दूर हैं और अभी इनके सिलसिले में उन्हें तहकीक का आगाज भी नहीं किया, लेकिन सफर शुरू हो गया इसी जानब और तुझे अपनी मंजिल तक जाना है कि ये मंजिल तुझे आवाज दे रही है। और जो तेरे साथी होंगे वो घाटे में ना रहेंगे, बल्कि उनके पास तहकीक का एक खजाना होगा जिसे वो अपनी दुनिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कि सच्चाइयों के रास्ते हमेशा मजबूत होते हैं और उन पर चलना पुरखतर, लेकिन उनके नताइज बहुत ही शानदार और कीमती। और ये है तेरी कहानी और मैं यानी प्रोफेसर बैरन यानी यहाँ वहाँ का रहने वाला सर्कपाग या तोसा या कुछ और बयान करता हूँ तुझसे कि मेरा ताल्लुक लागरा से है और लागरा जो बस्ती है वो मेरी आबादी है और वहाँ मेरा कुंबा रहता है। तू यकीनन वहाँ तक पहुँचेगा और ये भी मुमकिन है किसी मरहले पर मेरा तेरा साथ दोबारा हो जाए, क्योंकि मुझे भी सोचना है अपने बारे में
में, अपनी बेटी सैंड्रा के बारे में कि अगर मेरी बस्ती में होती तो और कुछ और नाम ना होता। यूं गलतफहमी निकाल अपने दिल से कि तू इस खुशकी का एक फर्द है, तेरा ताल्लुक पानियों से है और उसका अंदाजा तू अपनी जात में छुपी हुई ख्वाहिशों से लगा ले। और जो कोई भी तेरे दिल की गहराइयों में पोशीदा है उसका ताल्लुक उस खुशकी की जमीन से नहीं हो सकता, बल्कि वो समुंदर की मखलूक ही हो सकती है कि हकीकत अपनी असलियत की जानब सफर करती है और वहां जो कुछ है यहाँ तेरे लिए नहीं है कि तेरा दिल उसी जानब राग़ब होता रहेगा। ये था तेरे बारे में इंकशाफ और इसमें कोई गलत बयानी नहीं है कि आने वाला वक्त तुझे बताएगा कि यहाँ तक इस तहरीर के बाद अब तू सफा खोल और शनासाइयों से आशना हो। ये तहरीर दर्दाना ने भी पढ़ी, शाबान ने भी पढ़ी और उसके बाद वो गहरी सोच में गुम हो गए। दर्दाना रात की तारीकी में शाबान के चेहरे पर निगाहें जमाए हुए थी और हकीकत ये थी कि उसे शाबान कितना भरपूर नजर आ रहा था उस अंधेरे में भी, लेकिन उसके चेहरे में चमक नहीं थी। अलबत्ता खदो खाल इस तरह वादा थे जैसे दिन की रोशनी में, और खोए खोए शाबान ने सफा उलट दिया। उस सफे पर एक समुंदर लहरें ले रहा था, पुरशोर लहरें जो बुलंद होकर आगे बढ़ रही थीं और उनमें एक इंतशार बरपा था और उनकी सरसराहटें कानों तक बखूबी पहुंच रही थी। समुंदर का रंग सब्ज था और उसमें सितारों की चमक नजर आ रही थी। ये तूफान बहुत देर तक जारी रहा और शाबान ने आगे का वर्क उलट दिया। तब उन दोनों ने देखा कि पानी बुलंद हो रहा है। दोनों सिमत से और एक दूसरे के ऊपर से गुजरता हुआ दूसरी जानब गिर गया है और उससे कुछ फासले पर एक बनूर है जो गर्दिश कर रहा है। और ये सब कुछ इसी तरह मुतहरक था कि देखकर हैरत होती थी। नीचे वैसे ही चमकती तहरीर थी और लिखा था, ये दरवाजा है तश्ता सोबेरा का और यहाँ से समुंदर की जमीन शुरू होती है, लेकिन इन इंसानों की जमीन की मानत और समुंदर के नीचे की ये दुनिया इन इंसानों की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन वहाँ आबादियाँ हैं, मकानात हैं और वहाँ के रहने वाले जिंदगी इसी तरह गुजारते हैं जिस तरह खाल के कायनात ने उसे तरतीब दिया। तो ये दरवाजा है और आगे बढ़ के तुझे अपनी दुनिया से शनासाई हासिल हो। शाबान ने अगला सफा उलट दिया। एक अनोखी सरजमीन का मंजर नजर आ रहा था। खास किस्म के मकानात ताहद्दे निगाह बिखरे हुए थे और उसके बाद उलटने वाले हर वर्ग पर एक नई कहरानी तहरीर थी। नत नए चेहरे थे और उसका इख्तिताम जिस जगह होता था वहां पहुंचकर दर्दाना बुरी तरह उछल पड़ी। उसने अवराक पर हाथ रख दिया और उस पर नजर आने वाली तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर उसके जहन में महफूज थी और इस तस्वीर को वो अच्छी तरह पहचानती थी। ये वो औरत थी जिसे उसने मछेरों की बस्ती में देखा था, जो एक दीवानी मजदूब मशहूर थी, यानी माई माची। माई माची का किरदार इसलिए दर्दाना के लिए बायस हैरत था कि वो बाद में समुंदर में नजर आई थी और उसने पत्थरों की वो थैली दर्दाना को दी थी जिसके बारे में उसने बताया था कि इसमें शाबान के हर मर्ज का इलाज मौजूद है। बात तो वहीं से पुर इसरार हो गई थी, बशर्ते कि उस पर गौर किया जाता और उसमें कोई शक भी नहीं था कि थैली में मौजूद पत्थर ही उस तहकीक का बाइस बने थे। और ये माई माची उसके बारे में कोई तहरीर नहीं थी, लेकिन ये चेहरा भला दर्दाना कैसे भूल सकती थी। किताब ने उसे अपने शहर में जकड़ रखा था और आखिर में एक बार फिर प्रोफेसर बैरन की तहरीर थी। उसने लिखा था, हकीकत ये है कि अब तुझे तेरी शिनाख्त मिल गई और ये तुझ पर मुनहसर है कि तू अपने आप को कौन से रुख पर ढालता है। अगर ये दुनिया तेरे लिए बाइसे कशिश है तो बेहतर होगा कि अखनातून को वापसी का रास्ता दिखा कि उसका मकसद इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये तुझे तश्ता सोबेरा तक ले जाए, तेरी दुनिया तक ले जाए। और अगर ये समुंदर तहकीक में मसरूफ रहा तो बेशक कुछ पा लोगे तुम इन समुंदरों से कि उनमें बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत यही है कि इसका कोई मुनासिब अंजाम नहीं। और मैं तेरी दुनिया से मुतल्लक हूँ और मैंने तुझे तेरी मंजिल बता दी, सो मेरा यही फर्ज था। और चौंका ये बेहद जरूरी हो गया था, इसलिए मैं तुझसे जुदा हुआ कि अब वो जगह आ गई है जहां से अखनातून का रुख तेरी दुनिया की जानब हो और ये जो तेरे साथ हैं घाटे में ना रहेंगे कि ये खबर मैं पहले ही दे चुका हूँ। अलबत्ता इन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वो उनकी महमजोई का एक हिस्सा होंगी और जरूरी नहीं कि ये सब कुछ तू उन्हें बता दे, सिवाय उन चंद राजों के जिन्हें तू अपना राजदार बनाना पसंद करे। और ये भी मुमकिन नहीं है कि ये किताब दूसरों के लिए हो। सो अब इसका आखिरी वर्क बंद कर दे और उसे अपनी जात में समो ले कि इसका तरीका मैंने दरियाफ्त किया है और तुझ तक पहुंचा दिया। यहाँ पर यह तहरीर भी खत्म हो गई थी। शाबान ने खोए खोए अंदाज में किताब का सफा बंद कर दिया और उसी वक्त एक ऐसा हैरान कुन वाकया रूनुमा हुआ कि दर्दाना की अकल चकरा कर रह गई। किताब का आखिरी सफा जैसे ही बंद किया गया, दफतन ही किताब ने नीले रंग का लतीफ धुआं उठने लगा और उस धुएं के साथ साथ ही किताब का हजम छोटा होने लगा। शाबान ने उसे दोनों हाथों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे वो धुएं को पकड़े हुए हों। ये नीला धुआं जो चमकदार था फिजा में एक लकीर की शक्ल में बुलंद होने लगा और उसका बराह रास्त असर शाबान के चेहरे पर पड़ा।
सो दर्दाना ने देखा कि शाबान के चेहरे पर नीलाहटे रकस हो गई हैं, खसूसन उसकी आंखें इस तरह चमकने लगी हैं जैसे कोई ट्रांसपेरेंट चीज हो। शाबान अपने दोनों हाथों में उस धुएं को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां आपस में टकरा जाती और भला धुआं भी कभी गिरफ्त में आ सका है कि अब उस किताब का कोई वजूद नहीं था। अलबत्ता वो खाली बक्स कुछ फासले पर पड़ा जरूर नजर आ रहा था जिसमें ये किताब रखी हुई थी, और ये हैरतनाक वाकया यकीनी तौर पर आलम होश में ही रूनुमा हुआ था, वरना दर्दाना उसे ख्वाब की हैसियत देती, या अगर उसे ये कहानी सुनाई जाती तो वह हैरानी से कहानी सुनाने वाले का चेहरा देखते हुए ये सोचती कि यह अनोखी कहानी सुनाने का मकसद क्या है। लेकिन हुआ यही था कि अब उस किताब का कोई वजूद नहीं था और शाबान की आंखों की निलाहटें चमक रही थी, लेकिन ये निलाहटें भयानक नहीं थी। ये निलाहटें कुछ देर तक कायम रहीं और उसके बाद शाबान की आंखों में सफेदी रूनुमा हो गई। अलबत्ता उसकी पुतलियों के इंतहाई दरमियान में एक ऐसा नीला रोशन नुक्ता नमूदार हो गया जो इससे पहले कभी न था। गोया ये किताब उसकी आंखों में समा गई। दर्दाना न जाने कब तक पथराई हुई बैठी रही। शाबान भी खामोश था और दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तब दर्दाना ने अपने सर को जोर से झटका और जैसे आलमे शहर से निकल आई। लड़खड़ाए हुए कदमों से वो अपनी जगह से उठी। एक अनोखी दुनिया की हकीकत उस पर मुनकशिफ हुई थी और वो इस इंकशाफ को संभाल ना पा रही थी। ना जाने किस तरह वो रोशनी के स्विच तक पहुंची और उसने कैबिन में उजाला कर दिया। शाबान खामोश बैठा हुआ दर्दाना की हरकत को देख रहा था। दर्दाना बेमुश्किल तमाम वापस उस तक पहुंची और उस बक्स को उठाकर देखने लगी जो गत्ते का बना हुआ था। फिर उसने शाबान की तरफ देखा और बोली, शाबान, क्या ये सब कुछ एक अनोखी ख्वाब की मानद नहीं है? शाबान चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मगर ये ख्वाब नहीं है आंटी दर्दाना, तुम क्या कहते हो इसे? दर्दाना ने शाबान को देखते हुए कहा और शाबान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से दर्दाना को अजीब सा एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे शाबान के खदो खाल तब्दील होते जा रहे हों। दर्दाना को हल्के से खौफ का एहसास हुआ और उसने जोर से शाबान को पुकारा तो शाबान ने आंखें खोल दी। चंद लम्हा सहरज़दा से अंदाज में दर्दाना को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आंटी, ये है मेरी जिंदगी की कहानी, क्या तुम इसे हकीकत तस्लीम करते हो शाबान? शाबान ने शिकायती निगाहों से दर्दाना को देखा और आहिस्ता से बोला, मेरे वजूद की हकीकतों को तस्लीम ना करना मेरे साथ ना इंसाफी होगी। ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुम समुद्र की दुनिया के बाशिंदे हो, तुम्हारा ताल्लुक समुद्र से है, तुम समुद्र के बेटे हो और मच्छरों की वो बस्ती वो सिर्फ एक कहानी थी, या जैसा कि इसमें तहरीर किया गया था उन लोगों की गलतफहमी। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिस्ता से बोला, आंटी, मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं बुरी तरह थक गया हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे माफ करना शाबान, मुझे माफ करना, चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे एक ऐसे अनोखे वाक़े से रोशनास कराया। दर्दाना को एकदम ये एहसास हुआ कि उसे अब यहाँ से उठ जाना चाहिए। वाकई उसकी अपनी जो कैफियत हो रही थी, शाबान की कैफियत उससे मुख्तलिफ नहीं होगी, बल्कि ये कहानी तो शाबान की अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी। हो सकता है उस पर किसी और अंदाज में असर अंदाज हुई हो। अपने कैबिन तक पहुँचने में दर्दाना को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वही जानती थी, और बिस्तर पर लेट कर उसने थके थके अंदाज में इस कहानी के बारे में सोचा। अनोखी कहानी थी, वाकई बेहद अनोखी, जिस पर यकीन ना करने को जी चाहे, लेकिन जब कोई अपनी आंखों से इतना कुछ देखे तो क्या कहे। दर्दाना सोचों में डूबी रही अनोखे अल्फाज से, यानी ये कि सब कुछ एक अमल था जो किसी वजह से हुआ। क्या असद शरादी को इस राह से रोशनास करना मुनासिब होगा, या फिर खामोशी इख्तियार की जाए? और दफतन दर्दाना को यूं लगा जैसे उसके ज़हन में एक खिड़की बंद हो गई हो, और ये बंद खिड़की इस बात का इशारा थी कि उसे जो कुछ उसने सुना या देख लिया है किसी के एतमाद की बुनियाद पर उसे अपने ज़हन में महफूज रखे। और शायद उसने अपनी जिंदगी में ये पहली बात सोची थी कि किसी बात से असद शरादी को आशना ना करे, और ये उसका आखिरी फैसला था। अखनातून मुसलसल सफर कर रहा था और उस पर तमाम जरूरी कार्रवाइयां जारी थीं। अभी उन्हें यहाँ से काफी दूर निकल जाना था और उसके बाद 11वें दिन लंगर अंदाज होकर समुद्र में कार्रवाइयां करनी थीं। इस दौरान बड़ी जिम्मेदारी के साथ बहुत से फैसले किए गए। जेकास, किशन दास और गन पावर को तमाम इख्तियारात दे दिए गए और वो लेबॉर्ट्री को बड़ी मेहनत से समुद्री तहकीकात के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत सी ऐसी अशिया मिल जाती थीं जिन पर रिसर्च की जाती और उनके नताइज एक बाकायदा किताब में दर्ज किए जाते। ये सिलसिला बहुत की निस्बत ज्यादा मौसर हो गया था। उधर तमाम ही लोग शाबान में नुमायां तब्दीलियां महसूस कर रहे थे।
अब वो अजीबोगरीब पुरअसरार हरकतें करने लगा था। ज्यादातर वो जहाज के एक गोशे में ऐसी जगह पाया जाता जहां से समुद्र का नजारा निहायत आसान हो और उसकी फितरत में वो सादगी और वो शोखी बाकी ना रही। वो उन लोगों के साथ होता तो बेहद संजीदा नजर आता। असद शरादी ने कई बार दर्दाना से उसका तज़किरा किया, लेकिन दर्दाना मुसलसल खामोश थी। अलबत्ता असद शरादी ने खुद ही एक दिन कहा था, यूं लगता है जैसे प्रोफेसर बैरन के जाने के बाद वो किसी कदर अफसुर्दा हो गया हो और उसकी वजह प्रोफेसर बैरन की साथी लड़की भी हो सकती है। दर्दाना का दिल चाहा कि असद शरादी को बता दे कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर वही ख्याल आ गया। उसने खामोशी ही मुनासिब समझी। अलबत्ता उस दिन कैप्टन एडगर मुआर्लस ने एक अजीबोगरीब इंकशाफ किया जो असद शरादी के लिए बेशक नया था। उसने असद शरादी से कहा, मिस्टर असद शरादी, शाबान के सिलसिले में अब बाद औकात मैं नहायत उलझनों का शिकार हूँ। हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका तर्जिया करें। शाबान के अंदाज में कुछ तब्दीलियां महसूस होंगी। क्या आप उनकी वजह जानते हैं? ऐसी कोई अहम तब्दीली तो नहीं मिस्टर मुआर्लस। आप किसी खास तब्दीली की तरफ इशारा करना चाहते हैं? गो वो कुछ खामोश सा हो गया है, संजीदा और बुर्दबार सा हो गया है। पहले की मानद उसके अंदाज में बेपरवाही नहीं रही। जहाज के अमले के एक एक फर्द पर निगाह रखता है, इंजन रूम का जायजा लेता है। यूं महसूस होता है जैसे उसने अपने आप को बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का अहल साबित करने का फैसला किया हो। लेकिन जो हैरानकुन बात मैंने देखी उस पर शायद आपको यकीन ना आए। क्या? दर्दाना ने दिलचस्पी से पूछा। पिछली रात की बात है कि तकरीबन 1 बजा था। मुझे नींद नहीं आई। बुर्ज पर सारा कंट्रोल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। मैं टहलता हुआ बाहर निकल आया और फिर बुर्ज के एक गोशे में जाकर समुद्र को देखने लगा। तभी अचानक मेरी नजर 2 ऐसी चमकदार चीजों पर पड़ी जिन्हें मैं कोई नाम नहीं दे सका। उस तरफ तारीकी छाई हुई थी, लेकिन ये 2 रोशनियां इतनी तेज चमक रही थीं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी किरणें उन्हें उभर रही थीं, बल्कि बस एक अजीब सी कैफियत थी उनकी। मिस्टर असद शरादी, आप जानते हैं मैं ख्वाबों में रहने का आदी नहीं हूँ। जागता हूँ तो सिर्फ जागता हूँ, जागते में सोता नहीं। ये दोनों रोशनियां ऐसे लगता था जैसे 2 नहायत कीमती और सच्चे नीलम हों जो एक जगह साकत हों। बहुत देर तक मैं उनका जायजा लेता रहा। अजब सोया सोया सा अंदाज था उन रोशनियों का। बिल आखिर जब मुझसे रहा ना गया तो मैंने करीब जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन अभी उस जगह से थोड़े ही फासले पर था कि दफतन मुझे शाबान नजर आया। शाबान की दोनों आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं, ऐसी तेज और अजीब रोशनी कि देखने वाले का जहन उनकी गिरफ्त में आकर गुम हो जाए। मैंने उसके जिस्म को देखा और फिर उसकी आंखों को, लेकिन अचानक ही उसकी नजर मेरी जानब घूम गई। गालिबन उसने मेरे कदमों की आहट पा ली थी और फिर मैंने ऐसा ही महसूस किया जैसे रोशनियों के 2 नीले बल्ब स्विच बंद हो जाने की वजह से अचानक बुझ गए हों। शाबान आहिस्ता से चलता हुआ मेरे करीब पहुंच गया और उसने मुझे हस्बे मालू सलाम किया और रात को इस तरफ निकल आने की वजह पूछी। मैं सहरज़दा सा था, हिम्मत के बावजूद उससे ये ना पूछ सका कि उसकी आंखों में ये निलाहटें कैसी थीं। मिस्टर असद शरादी, ये सब कुछ मैं अपने होशो हवास के आलम में कह रहा हूँ। शाबान मुझसे बातें कर रहा था। उसने कहा कि दिन को तकरीबन 8:30 बजे जहाज का रुख बाएं सिमत कर दिया जाए। ये जहाज के हक में बेहतर होगा। हमें उसी सिमत सफर करके कुछ कार आमद मालूमात हासिल हो सकती हैं। बहरहाल मैंने ऐसा ही किया। लेकिन क्या आप मेरी इस बात को झूठ समझ रहे हैं? नहीं एडगर मुआर्लस, अगर आपने ये बात कही है तो इसमें झूठ का क्या सवाल पैदा होता है, लेकिन बात हमारे लिए भी उतनी ही ताज्जुबखेज है जितनी आपके लिए। वैसे कैप्टन, ये बात आप नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ कि शाबान हमारे लिए एक इंतहाई काबिल एतमाद शख्सियत का नाम है। उसने बारहा ये साबित किया कि वह हम सब से मोहब्बत करता है और अखरातून के मकासद के लिए हर तरह तैयार रहता है। चुनाचा आप मेरे अल्फाज से कोई ऐसा नतीजा अक्स ना करें कि मैं शाबान के सिलसिले में किसी तशवीश का शिकार हूँ। बस आप उसे मेरा तजस्सुस कह सकते हैं। हालांकि आप में से किसी ने शाबान की कहानी नहीं छुपाई और जो कुछ मुझे बताया है या हम सबको जो उसके बारे में इल्म है वो ये है कि आपका बेटा नहीं है, आपका कोई नहीं है, बल्कि उसे मछेरों की बस्ती से हासिल किया गया और उसकी पैदाइश समुद्र में हुई। बिलाशुबा ये एक दिलचस्प तजर्बा है कि समुद्र में पैदा होने वाला बच्चा समुद्र से इतना गहरा लगाव रखता है। लेकिन आप जरा माजी पर गौर कीजिए, आप उसे किसी मछेरे का बेटा ही कह सकते हैं या? मैं समझा नहीं मिस्टर एडगर मुआर्लस। समुद्री जिंदगी का बड़ा तजर्बा किया है मैंने। इंसान बहरतौर समुद्र में महदूद होता है और पानी के नीचे रहकर अगर उसे बहुत ज्यादा मश्क है तो वो एक मखसूस वक्त गुजार सकता है। लेकिन शाबान के जिस्मानी निज़ाम में ऐसी क्या तब्दीली है कि वो आम लोगों से मुख्तलिफ हो जाता है?
खुदा की दीन के बारे में हमारा ईमान है मिस्टर एडगर मॉर्लस कि वो किसी को कुछ भी दे सकता है। मेरा ईमान भी इस सिलसिले में कमजोर नहीं है जनाब। बस यूं ही ना जाने क्यों कभी कभी ये महसूस होता है जैसे शाबान हम में से नहीं। दर्दाना का दिल धक से हो गया। अब ये बात दूसरे लोग महसूस करने लगे हैं। अब से कुछ वक्त पहले तो दर्दाना को भी ये इल्म नहीं था कि शाबान क्या चीज है, और अब भी दावे से ये बात नहीं कही जा सकती थी कि प्रोफेसर बर ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा था दुरुस्त है, लेकिन कम से कम दर्दाना ने जो कुछ देखा था वो उसे झुटला नहीं सकती थी। वो एक तिलस्मी किताब थी जो धुआं बनकर फिजाओं में तहलील हो गई। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था, और अगर उस पर गौर किया जाता तो कोई जवाब नहीं मिलता था।